नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज। अलर्ट इंडिया न्यूज के स्टूडियो में आज हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के स्टेट स्पोक्समैन एडवोकेट कीर्ति भूषण जी हैं। कीर्ति भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हाल ही में डोगरा स्वाभिमान संगठन ने राजनीतिक गलियारों में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी है, जब से इन लोगों ने ये बोला है कि हम चुनाव के लिए उतर रहे हैं। तो कीर्ति जी, कहां तक ये बात लोगों के बीच में जो ये हलचल हो रही है, क्या कहना है आपका कि जब से आपने ये अनाउंसमेंट की है बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा बवाल सा बन गया है, क्या कहना है? अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जी, जब ये संगठन के रूप में उतरा था जी, जम्मू के रीजन में, जम्मू संभाग में, तो किसी दूर दूर तक ये सोचा नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे। और हमने अपने आप को पॉलिटिकल गैर राजनीतिक संगठन के रूप में अपने आप को लॉन्च किया था यहाँ पे। और 22 जुलाई 2018 को जम्मू में टीचर भवन में इसका उद्घाटन हुआ था। और हमारे फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग रैलीज में जाकर डोगरा लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उनके जो जख्मों को देखा तो उसको 25 सूत्रों में पिरोया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लेकिन हमारा जो डोगरा स्वाभिमान संगठन का जो दायरा था वहीं पे खत्म नहीं हुआ। बार बार अलग अलग रैलीज में जाते रहे, जिसमें जम्मू संभाग के कठुआ लखनपुर से लेकर और हम पुंछ रजौरी तक भी गए हैं, वहाँ रामनगर रामकोट तक गए, मतलब बनिहाल टनल से पहले जितना भी एरिया जम्मू संभाग का है हमने तकरीबन सारा कवर किया। और लोगों की जो डोगरा लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, उसको जब गहन चिंतन करने के बाद हमने सोचा विचारा, तो उसके बाद हमें लगा कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू सूबे में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो डोगरा लोगों के हकूकों के लिए, जो उनके राइट्स के लिए लड़ाई कर सके। और आज तक जितनी भी पार्टीज ने ये ऐसा कोई लोगों को प्रलोभन दिया या सपने दिखाए डोगरा लोगों को, वो सारे फेल हुए, विफल हुए। तो अल्टीमेटली हमें अपने से ज़्यादा कोई ऐसी पार्टी इतनी सामर्थ्य नहीं दिखी, इसमें कॉम्पिटेंट नहीं दिखी कि जो डोगरा लोगों की बातों को असेंबली तक पहुंचाए और उनके साथ जो इम्तियाज हो रहा है, उसके साथ जो मतभेद के साथ साथ भेदभाव हो रहा है, वो भेदभाव की राजनीति को किसी तरीके से कॉम्बैट करना बड़ा जरूरी है, उसके साथ लड़ाई करना बड़ा जरूरी है। और इस संघर्ष में डोगरा स्वाभिमान संगठन ने ये एक मीटिंग करके अल्टीमेटली फाइनली तय किया कि हमें एक पॉलिटिकल रूप लेना है। राजनीतिक रूप लेने के बाद हमने अपने आवेदन भी दिए हैं। आवेदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने फाइल करने के बाद हमारी नाम रजिस्टर हुआ है वहाँ पे, और उसके बाद हमारी सिक्योरिटी का प्रोसेस इसमें इस वक्त जारी हुआ है। तो अभी आने वाले आगामी जो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस हैं, वो हमने पूरे तरीके से हमने इसको कंटेस्ट करेंगे और 37 की 37 जम्मू सूबा की सीटों में हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हम लोकसभा के इलेक्शंस में भी कंटेस्ट करेंगे। असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं, डोगरा स्वाभिमान संगठन की क्या रणनीति रहेगी? अरुण जी, बात स्पष्ट है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन नाम से ही जाहिर है कि हम डोगरा लोगों की ही बात करने के लिए यहाँ पे उतरे हैं। चूंकि हमारी डिमांड्स में कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहली डिमांड ये और आखिरी डिमांड ये। हमारी 25 की 25 सूत्र हैं, 25 सूत्रों के सभी के बराबर के मायने हैं। जैसे आपको अगर मैं हिस्ट्री की बात कर देता हूँ, हिस्ट्री में ऐसा रहा कि जम्मू के साथ, मैं जब जम्मू की बात करता हूँ तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट या जम्मू शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जम्मू सूबे की बात कर रहा हूँ, जिसमें कठुआ, सांबा और तकरीबन जितने भी आप डोगरा जहाँ पे सल्तनत रही है, डोगरा राजा का हुकूमत रही है, वो डुग्गर प्रदेश की बात करता हूँ। तो डुग्गर प्रदेश के साथ हमेशा ही यहाँ पे भेदभाव हुआ है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग 1947 की बात करूँ, और जब से पीओके जो बना, जो एक्चुअली में पीओजे है, क्योंकि जम्मू का हिस्सा ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन्होंने बना दिया, जबकि नाम इसका पीओके दिया। और पार से, और जो हमारे अपने रीजन से, जम्मू का ही रीजन जो पार चला गया, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया, वहां से जितने लोगों ने पलायन किया उन सभी को कश्मीर में नहीं बसाया गया। एक षड्यंत्र और रणनीति के तहत उन्होंने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जम्मू में इनको बसा दिया जाए। और अरुण जी, आपको पता है कठुआ में सावन चक से लेकर, काली बड़ी से लेकर, लगेट से लेकर, फिर छपड़ा मोड़ से लेकर आगे सांबा में मजालता, फिर आरएसपुरा, बिश्नाह, अरनिया, जोड़ियाँ और जम्मू और उधमपुर, यहाँ पे अलग अलग जगह, नगरोटा, और यहाँ पे अलग अलग जगह में उन्होंने रिफ्यूजी बस्तियाँ बसा दी, लेकिन उनको हकूक नहीं दिए।
और उनको प्रलोभन दिया कि आप जम्मू कश्मीर छोड़ के ना जाएं, आपके बारे में हम सोचेंगे। सिर्फ वोट का लालच दिया उनको कि वोट देने के आपके हक दिए जाएंगे। और उनकी मैं आपको बता दूं कि 24 सीटें, इनफैक्ट वो 24 नहीं 25 सीटें थी, 25 सीटों को फ्रीज कर दिया उन्होंने कि जब ये पीओजे का या पीओके का जब मसला रेफरेंडम के बाद सुलझ जाएगा उसके बाद इनको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। अरुण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक तकरीबन 73 साल हो गए हैं हमें ये बात सुनते हुए और पढ़ते हुए, क्योंकि इतनी मेरी उम्र नहीं और मैं जानता हूँ आपकी उम्र भी नहीं है, लेकिन हमारे फोर फादर्स की बातें चल रही हैं। और जिसका आज तक कभी भी उन्होंने कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं बाहर निकाला है, कॉइन आउट नहीं किया उन्होंने कि कैसे इनको अनफ्रीज किया जाए। इसमें से सिर्फ एक सीट को अनफ्रीज किया, 24 सीटें अभी भी फ्रीज पड़ी हुई हैं। अरुण जी, इसमें बात कंप्लीट करते हुए मैं कहूंगा जितने लोगों ने पलायन किया था 1947 से लेकर अब तक पार से, उनकी अगर तब की जितनी उन्होंने फार्म अल्फ में उनकी एंट्री हुई है, जो पीआरओ ऑफिस में जिनकी पूरी दाद पड़ी हुई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो 6 सीटें आज की डेट पे अनफ्रीज होना जरूरी है उनकी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कीर्ति जी देखें, डोगरों के लिए यहाँ पे कई पार्टीज बनी हुई है और अभी भी मतलब ये पार्टी जो है चल रही है जो डोगरों की आवाज उठाती है। तो जम्मू प्रोविंस के डोगरों के लिए आपके पास क्या है जो मतलब कि लोग आपको वोट करेंगे कुछ अलग उन लोगों से, क्योंकि डोगरों की बातें तो सारी पार्टीज करती है पर अभी तक आज तक किसी ने डोगरों के लिए कुछ नहीं किया। आपके पास ऐसा क्या है? मैं मान के चलता हूं कि अरुण जी, आपकी कोई लिमिटेशंस हैं। आपने पार्टीज का नाम ना लेते हुए ये कहा है कि जम्मू रीजन में कुछ पार्टीज ऐसी अग्रसर हैं, एक्टिव हैं, जो डोगरा लोगों के काम भलाई के लिए काम कर रही हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि अरुण जी, ये सरासर गलत स्टेटमेंट है। पार्टियां बहुत हैं लेकिन जम्मू के डोगरा लोगों के भलाई के लिए कोई काम कर रही है, ये स्टेटमेंट गलत है। आज तक जब से वो पार्टीज बनी हैं उन्होंने सिवाय वोट की रणनीति तय करने की, वोट की पॉलिटिक्स खेलने के बजाय इसके अलावा डोगरा लोगों के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके लिए उनको शाबाशी दी जाए या उनको याद रखा जाए। हाँ, इनफैक्ट ऐसा किया उन्होंने, डोगरा लोगों की जो एस्पिरेशंस थी उसको यूटिलाइज करने के लिए उनको सबज बाग दिखाए, उनको ये दिखाया कि हम आप लोगों की पार्टी हैं, लेकिन तकरीबन ऐसी कोई पार्टी मुझे नजर नहीं आ रही जिसका मैं नाम लेके ये कह सकूं कि उन्होंने डोगरा लोगों के लिए कोई एक कदम भी उठाया। कीर्ति जी, बीजेपी ने जम्मू प्रोविंस से 25 सीटें जो है 2014 में जीती और कश्मीर में इस पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन कर रही है। तो अगर आप 37 सीट्स जो है वो जीतते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 44 का जादुई आंकड़ा जो है वो है, तो किसके साथ आप सरकार बनाएंगे और कौन सा फार्मूला है आपके पास सरकार बनाने का? सबसे पहले तो अरुण जी, इसमें मैं हिस्ट्री में जाना चाहूंगा थोड़ा। 2014 में 13 दिसंबर 2013 की बात 14 की बात कर रहा हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कठुआ में आए थे। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में एक रैली करके ये कहा था, रादर उनके अपने स्टाइल में उन्होंने जनता से ये पूछा था कि इलेक्शन के बाद आप बाप बेटी के साथ सरकार बनाना चाहते हो या उनकी सरकार बनने देखना चाहते हो जम्मू कश्मीर में। जबकि उसके मात्र कुछ दिनों के बाद ही 19 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन हुए थे और 24 तारीख को यहाँ पे डिक्लेयर हो गए। तो डिक्लेयर होने के बाद 10-15 दिन माथापच्ची के बाद उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला कि हम पीडीपी के साथ अलायंस करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में जम्मू के इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार बीजेपी ने 25 सीटें ली, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम था। और मैं भी एक डोगरा आदमी हूँ, आप भी एक डोगरा हैं, आपने भी ये तब समझा होगा कि अब शायद डोगरा लोगों की बात असेंबली में पहुंच जाएगी, क्योंकि हमने सरकार बना ली है, डोगरा लोगों की सरकार बन गई। लेकिन हमें छला गया, डोगरा लोगों की सरकार का नाम देकर उन्होंने गैर डोगरा लोगों के साथ, कश्मीरी हुक्मरानों के साथ और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहूंगा उन्होंने सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ हाथ मिलाया। मतलब आपका ये कहना है कि डोगरा लोगों को ठगा और कॉमन एजेंडा उन्होंने बना के, मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर उसमें उन्होंने शर्तें अपनी शराइत सेटल की। उसमें उन्होंने कहा 370 की हम बात नहीं करेंगे, 35A की हम बात नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। वो सारे बातें जिनको कहकर उन्होंने वोट लिए थे वो सभी उन्होंने ताक कर रख दिए। तो अरुण जी, आपका सवाल मेरे पास ये था कि 37 सीटें अगर हम ले भी लेते हैं,
जो कि एक बहुत बड़ी फिगर होगी, क्योंकि जम्मू संभाग की है ही 37 सीटें हैं। अगर मैं मान के चलता हूं कि 37 की 37 सीटें ही डोगरा स्वाभिमान संगठन की आ जाती हैं, जो कि अदरवाइज बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होगा जो डोगरा लोगों के लिए। अगर ये आ जाती है तो भी 44 सीटें हमें चाहिए। लेकिन मैं ये आपको आज नंबर गेम में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि नंबर गेम आज की ये बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो आज की सिनेरियो में मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली किसी भी हालत में ऐसी किसी भी पार्टी के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे जो डोगरा लोगों की हितैषी ना हो। हम पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे, हम ऐसी कोई और पार्टी, अगर आप नाम लेंगे तो मैं उसका नाम से जवाब दूंगा, ऐसी किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो डोगरा लोगों के हित में ना हो, जो हमारे 25 सूत्र कार्यक्रम, जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में उसको आघात करते हो, उसके खिलाफ बात करते हो। हाँ, जो पार्टी, जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रुप ऑफ एमएलएस हमें ये अश्योर करेगा कि ये 25 सूत्रों के कार्यक्रम जो डोगरा लोगों के हित के लिए हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिख के रखा है, इनको परिपूर्ण करने के लिए हमारी सहायता करेगा, हम डेफिनेटली उनके साथ चलेंगे। कीर्ति जी, आपसे ये सवाल है, हमेशा जो राजनेता अलग अलग पार्टी के हैं वो यही कहते हैं कि जो आपके फाउंडर चेयरमैन है चौधरी लाल सिंह जी, वो पहले कांग्रेस में भी रहे, वो बीजेपी में भी रहे, तो अब उनको डोगरों की याद आ गई, तो आज तक उन्होंने डोगरों के लिए क्या किया वो बताइए। अरुण जी, जग जाहिर बात है कि चौधरी लाल सिंह जी ने डोगरों के लिए क्या किया। आपकी जो क्वेश्चन है डबल फोल्ड है, दो उसमें क्वेश्चन में से क्वेश्चन दो निकलते हैं उसमें। सबसे पहले तो आपने कहा कि अलग-अलग पार्टी में रहे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्टिव पॉलिटिक्स में चौधरी लाल सिंह जी 1996 में सबसे पहले वो एमएलए बन के आए कांग्रेस तिवारी से, और कांग्रेस तिवारी से जब वो एमएलए की उन्होंने शपथ ली तो डोगरा आउटफिट में उन्होंने पगड़ी पहन के डोगरा जुबान में असेंबली में अकेले वाहिद एक एमएलए थे जिन्होंने डोगरी जुबान में शपथ ली, और उनका पहनावा तब भी डोगरी था, आज भी डोगरी है, डोगरी पहनावे में हो गए। तो डोगरा सिर्फ पहनावे की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर उन्होंने बसोली को रिप्रेजेंट करते थे, वो बसोली को उन्होंने पूरा बखूबी तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। बसोली को उन्होंने जम्मू कश्मीर के ही भारत के नक्शे में भी उन्होंने उभार के लाया कि बसोली है। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट 2002 में दोबारा वो चुन के रिपीट हुए, लेकिन इस बार वो कांग्रेस से क्योंकि कांग्रेस तिवारी खत्म हो गई थी, मर्ज हो गई थी। कांग्रेस तिवारी के बाद कांग्रेस पार्टी से जब वो जीत के बसोली से आते हैं, उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर बनाने के बाद आपने सवाल किया कि डोगरों के लिए क्या किया, उन्होंने डोगरों के लिए बीमार अस्पतालों को सुधारा, ऐसा सुधारा कि एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2002 से पहले भी हेल्थ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आए, 2002 के बाद भी हेल्थ मिनिस्टर आए, लेकिन 2002 में कभी किसी ने कंपैरिजन में ये नहीं कहा होगा कि चौधरी लाल सिंह ऐसे हेल्थ मिनिस्टर जैसे कि फलां हेल्थ मिनिस्टर फलानी सरकार में था, क्योंकि उन्होंने एक अपना मुकाम खुद बनाया। तो उनका कंपैरिजन किसी पिछले एमएलए से या किसी पिछले मिनिस्टर से नहीं किया गया। उसके बाद 2004 में जब उनको असेंबली से बाहर का रास्ता दिखाकर या किसी तरीके से भी उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए उन्होंने कांग्रेस ने टिकट दे दी, और मेंबर पार्लियामेंट वो कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से रहे वो, और पार्लियामेंट में जाकर भी उन्होंने डोगरी में शपथ ली, और अपने जितने भाषण हैं यूट्यूब में उनके लिंक्स सेव पड़े हुए हैं, आप कभी भी सर्च करेंगे चौधरी लाल सिंह लोकसभा मेंबर, तो वहां पर आप देखेंगे डोगरी में उन्होंने स्पीचेस दी हैं, डोगरी भाषा को उन्होंने जितना बढ़ा सकते हो, अपनी जितनी आवाजें उन्होंने डोगरा लोगों के लिए उठाई डोगरी में। अब मैं आपको अभी और बताना चाहता हूँ कि उसके बाद 2004 में जब वो लोकसभा मेंबर बन गए, उसके बाद भी हेल्थ मिनिस्टर हो रहा है। तो अरुण जी, मैं अभी आपको एक सवाल पूछ दूं कि उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके नाम बता दीजिए मुझे साल के साथ साथ, तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि आपको 2 या 3 नाम से ज्यादा नाम नहीं आएंगे, मुंह में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको याद रखने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं। उसके बाद 2014 में जब दोबारा इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया, तब वही जो उन्होंने दुरुस्त किए हुए थे अस्पताल दोबारा बीमार हो गए थे, क्योंकि बीच में बड़े मिनिस्टर आए, दोबारा बीमार करके चले गए, इन्होंने दोबारा उसको ठीक किया। अरुण जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की जब डेथ होगी, उसके बाद सरकार फिर डामाडोल होगी, दोबारा नई सरकार बनी, महबूबा मुफ्ती जी जब दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी, दोबारा इनको हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, इनको फॉरेस्ट मिनिस्टर दे दी। जो तब उससे पहले जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे तो पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को नंबर 1 मिनिस्टर लाया, डोगरों के लिए लाया।
डोगरों के लिए काम किया। जब इनको फॉरेस्ट मिनिस्टर का चार्ज दिया गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे लाया, फिर डोगरों के लिए काम करते करते लाया। जिस दिन इन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को का चार्ज लिया था 2400 करोड़ रुपया ये डेफिसिट में थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जबकि इन्होंने विद इन 9 मंथ 9 महीने के अंदर अंदर वो 2400 करोड़ रुपए का डेफिसिट तो खत्म किया, रादर प्रॉफिट में लाया, 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट में ले आए। नए नए छोटे छोटे इन्होंने टिम्बर बनाए, बूथ बनाए यहाँ पे और डिपोज बनाए इन्होंने। इसके अलावा और बड़े काम किए, आपने देखा 5 लाख करोड़ प्लांटेशन की इन्होंने, पूरा लखनपुर से लेकर कटरा तक इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, उधमपुर तक इन्होंने पूरी सड़क के दोनों किनारे प्लांटेशन की। फिर उसके बाद हरिया चक में नर्सरी इन्होंने अपग्रेड की, उसको एशिया लेवल में बनाया। जम्बू जू बनाने का इन्होंने सपना जो सरकार करना चाहा वो आए, चलो किसी न किसी हालात में नहीं, जब गवर्नर राज शुरू हुआ था उसके बाद खत्म हो गया वो प्रोजेक्ट। अदरवाइज डोगरा लोगों के लिए इन्होंने हर एक मुहिम पूरी की। इवन अमरनाथ, जब श्री अमरनाथ लैंड ड्रॉ हुआ था उसमें भी चौधरी लाल सिंह तब कांग्रेस में थे, उसके बावजूद इन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हटकर डोगरा लोगों की आवाज को उठाते हुए जो मीडिएशन प्रोसेस थी उसमें पूरा पॉजिटिव रोल प्ले किया था। अगर आप उसी में जाए तो आपको मिल जाएगा। कीर्ति जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ उस वक्त चौधरी लाल सिंह जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उस वक्त उनको डोगरों की याद क्यों नहीं आई जब ये अलायंस हुआ पीडीपी के साथ? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक सेपरेटिस्ट पार्टी है पीडीपी, आज डोगरों की याद आ गई है और आज चौधरी लाल सिंह महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हमेशा मैं देखता आया हूँ बोलते आ रहे हैं कि वो उसकी सरकार नहीं है, वो अब सरकार नहीं बन सकती, उसने अपना कैरियर खत्म कर दिया, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो क्या कहना है आपका इसके? अगर उस वक्त वो रिजाइन कर देते बीजेपी से तो लोगों में आज डोगरा स्वाभिमान संगठन कहीं और फल फूल रहा होता, क्या कहना है आपका? अरुण जी, पहले तो मैं तथ्यों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ इसमें आपके माध्यम से। जो आपने सवाल पूछा है, ऐसे सवाल करने वाले सोशल मीडिया में तकरीबन मैं देखता हूँ कि ऐसे सवाल पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी जब महबूबा मुफ्ती की सरकार में मिनिस्टर बन गए उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना जो मुहिम थी वो जारी रखी, डोगरा लोगों के लिए जो उन्होंने काम करना था वो जारी रखा। अभी 3 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एम्स का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा फाइल्स में जाए याद आए तो ऐसा था कि एम्स सिर्फ इन्होंने कश्मीर के लिए दिया था। तब चौधरी लाल सिंह ने इसमें स्टैंड लेकर सरकार में रहते हुए, मिनिस्ट्री में रहते हुए, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने इस एजिटेशन को लीड किया कि एम्स जो है वो जम्मू में क्यों नहीं, जम्मू में ही होना चाहिए। बाद में एक कंसेंसस बनने के बाद ये बात आई थी कि चलो 2 एम्स दे देते हैं, एक कश्मीर वालों को दे देते हैं, एक जम्मू वालों। तो ये जम्मू में आज इसको नरेंद्र मोदी जी पर माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये एम्स जम्मू में बन रहा है तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस एजुटेशन को लीड किया था, ये डोगरों के लिए काम किया था उन्होंने। आप कह रहे हैं कि सरकार में रहते हुए उन्होंने ऐसा क्या काम किया डोगरों के लिए, तब डोगरों की याद नहीं। मैं तो कहता हूँ कि उनको हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात को डोगरों की ही याद आई, इसलिए उन्होंने सरकार में रहते हुए डोगरा लोगों की आवाज को बुलंद किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5000 कनाल जगह उन्होंने ऐसे एक धर्म विशेष से, एक समुदाय की एनक्रोचमेंट में था, उस एनक्रोचमेंट को खाली करवाने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी, जिसके लिए हमने कोर्ट कचहरियों में कई दरवाजे भी खटकाए, हमने FIRs भी लगी उनके खिलाफ, उसके बाद हाई कोर्ट में जाकर कैशमेंट्स भी हुई, बड़ा कुछ हुआ। और तब की सीएम ने बड़ी बार उनको जुबानी तौर पर बिना कोई ऑर्डर करे हुए कहा कि नहीं, इस समुदाय को रहने दीजिए, इसको डिसलोकेट मत कीजिए, बवाल हो जाएगा। तो चौधरी साहब ने हमेशा कहा, मैडम जी आप लिखकर ऑर्डर करिए, आप ये अपने सिर पर लीजिए कि आपका ऑर्डर है तो मैं ऑनर करूंगा, अदरवाइज अपने जुबानी ऑर्डर करना है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इतिहास गवाह है कि इनके घर के आगे एक विशेष समुदाय अपनी भेड़ बकरियां लेकर भी आ गया था, उनके खिलाफ एजिटेशन की थी, उसके बाद कहाँ गए वो एजिटेशन? इनके खिलाफ एक बार इन्होंने कंप्लेंट की कि इन्होंने 47 की बात की है, कहाँ की वो कंप्लेंट? क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं इनको हर बार दबाने की कोशिश की। लास्ट में आपको बताता हूँ, रसाना मामले में चौधरी लाल सिंह जी का अगर आप बयान फाइल में से उठाकर देख लें, जिसको एक टीवी चैनल ने, नेशनल मीडिया के टीवी चैनल ने बार बार बताया, जबकि वो डोगरी जुबान में था। डोगरी जुबान जब वो समझते नहीं है, जब उनको खुद समझ नहीं आई तो लोगों को क्या समझानी थी, उसमें चौधरी साहब ने सिर्फ इतनी बात कही
कि डोगरी में उन्होंने कहा कि अद्धी पे अली साडी है, ठ्यानी हुंदी है तो ठ्यानी साडी है। अगर मैं इनको हिंदी में बताऊं तो उन्होंने कहा कि 1 रुपए में 50 पैसे सरकार उनकी है, 50 पैसे हमारी है। हमारी मीन्स डोगरों की है, 50 पैसे कश्मीरी हुक्मरानों की है। तो आधी बात उनकी मानी जाएगी तो आधी हमारी भी मानी जाएगी। अगर उनकी बातें मानी जाती है सरकार में तो हमारी भी मानी जाएगी। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, होगी, और आपकी बात मैं वहां पे रखूंगा जाके। चौधरी साहब की इस एक बयान में एक जिद्दी सीएम को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि चौधरी लाल सिंह अगर सरकार में रहेगा तो हम सरकार खत्म कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या किया चौधरी साहब ने कहा ये लो मेरा इस्तीफा, मैं डोगरा लोगों के लिए खड़ा हूं। 12 अप्रैल 2018 को उन्होंने इस्तीफा दिया। 13 अप्रैल 2018 को उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी सीबीआई इंक्वायरी के लिए रसाना मामले में। 17 अप्रैल 2018 को उन्होंने पहला रोड शो किया जो कि जम्मू से शुरू होता है, कठुआ में आगे खत्म होता है। उसके बाद लगातार 19 मई तक उन्होंने छोटी बड़ी 385 रैलीज की। उसके बाद 20 मई को पद यात्रा निकालते हुए डोगरा स्वाभिमान रैली उन्होंने लखनपुर से लेकर पैदल कूटा मोड़ तक, यहाँ पे रसाना कांड हुआ था वहां पर, वहां पे लोग एजिटेशन बैठे हुए थे, वहां पे जाके खत्म किए पैदल। 44 डिग्री टेम्परेचर में 41 किलोमीटर पैदल सड़क पे उन्होंने अपने साथ तकरीबन 1.5-2 लाख डोगरा लोगों के साथ शिरकत करते हुए वहां पहुंच के उन्होंने ये बता दिया कि डोगरा लोगों का स्वाभिमान कितना ऊंचा है। जो हमें ब्लेमिश करने की, हमें बदनाम करने की कोशिश की थी कश्मीर के कुछ लोगों ने, ये कहकर कि शेम ऑन यू डोगरास, या इन डोगरा लोगों के ऊपर तरस आता है और शर्म आती है, इनसे कभी हम इंसाफ की उम्मीद कैसे रखें। ऐसे लोगों ने जो ट्विटर सोशल मीडिया को यूज करके नेशनल मीडिया को हाईजैक कर लिया था, इन लोगों के खिलाफ अगर किसी नेता ने तब दम रखा तो वो सिर्फ चौधरी लाल सिंह जी थे। जबकि तब की मैं बात कर रहा हूं बीजेपी गवर्नमेंट के अलग-अलग लोगों ने क्या बयान दिए थे, अपनी फाइल्स में जाके देखिए। आपके डॉक्टर निर्मल सिंह तो मूक दर्शक बन के बैठ गए थे, इनको तो मोनी बाबा लोगों ने नाम दे दिया था। मैं आपके एमपी साहब की बात कर रहा हूं, पीएमओ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जतिंदर सिंह जी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी अगर राज्य सरकार कहे तो हम कल ही सीबीआई इंक्वायरी करवा लेंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह जी के जो होम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, उनकी ये स्टेटमेंट थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर उनकी बात सीबीआई इंक्वायरी से खत्म होती है तो क्यों नहीं होती। निर्मला सीतारमण जी का ये स्टेटमेंट है, हमारी रक्षा मंत्री हैं वो, उनका स्टेटमेंट था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना बवाल क्यों, अगर लोग मांग रहे हैं तो दे दो, क्यों नहीं देते। तो सीबीआई आजकल चौधरी साहब की आवाज जो थोड़ी दबी दबी सी लग रही है सीबीआई को, बिल्कुल गलत है, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सीबीआई डिमांड हमारी आज भी उतनी ही बुलंद है जितनी पहले दिन से थी। मैं आपको बता देता हूं कुछ लीगल एंड टेक्निकलिटीज के चलते, चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं चूंकि इसकी अब सीबीआई इंक्वायरी डायरेक्टली नहीं हो सकती लेकिन फर्दर इंक्वायरी हो सकती है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी फर्दर इंक्वायरी कराई जाए। क्योंकि ये तो जो क्राइम ब्रांच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की थी, उन्होंने भी माना अपने चलान में कि हमारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं, कंक्लूड नहीं हुई है, अभी इसमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के रूम्स हैं। तो अगर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन रूम है तो प्राइम एजेंसी सीबीआई से क्यों नहीं करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम तो ये कहते हैं कि अगर यही आरोपी ये पाए जाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी में यही आरोपी असल में वाकई आरोपी थे, उन्होंने वाकई ऐसा कांड किया है, तो इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दो, सख्त इनको सजा दो, लेकिन कम से कम लोगों में जस्टिस की आस्था तो बनी चाहिए। अगर डोगरा लोगों ने एक डिमांड कर ली, जबकि पिछली 8 की 8 सीबीआई इंक्वायरी जम्मू कश्मीर रियासत में हुई, सारी की सारी कश्मीर सूबे में हुई है। पहली बार अगर जम्मू सूबे के डोगरा लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने यूनिवोकली एक डिमांड की कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, तो क्यों नहीं करवाई जाए। मुझे पूरा यकीन है अगर सीबीआई इंक्वायरी हो तो हो सकता है ऐसे कुछ लोगों के नाम उभर के सामने आए जिसको महबूबा मुफ्ती जी जो तब की सीएम थी वो बचाना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने देना चाहते। हमारे चौधरी लाल सिंह जी अभी रिसेंटली 27 जनवरी को उन्होंने स्कूल के फंक्शन में अनाउंस किया उन्होंने दोबारा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन की सरकार आती है तो पहला काम हम ये करेंगे कि सबसे पहले रसाना कांड में फर्दर इंक्वायरी सीबीआई की करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के स्टेट स्पोक्समैन कीर्ति भूषण जी। आपने ये सुना कि इनका ये कहना है कि अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन की सरकार आती है तो सीबीआई इंक्वायरी जो है वो करवाई जाएगी। ऐसे ही और कार्यक्रम आपको आगे भी दिखाए जाएंगे। तब तक के लिए अलर्ट दीजिए इजाजत। नमस्कार।